देश में लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। पुराने अलायंसेस टूट रहे हैं और कुछ नए अलायंस बन रहे हैं। आम चौराहों से लेकर ड्राइंग रूम तक चुनाव की बात हो रही है। लेकिन चुनाव सिर्फ वोट देने या सरकार बनाने के लिए नहीं होते हैं। उनकी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं और उससे जुड़े कई सारे सवाल होते हैं। उन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर SY कुरैशी। 1971 बैच के हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर रहे हैं और 2010 से 12 के बीच में इन्होंने भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का रोल भी निभाया है। वेलकम टू द प्रिंट सर। थैंक यू वेरी मच। जो सबसे पहला सवाल है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। तो सवाल अभी भी ब्लैक मनी का बना हुआ है, सीक्रेसी ऑफ डोनर्स का बना हुआ है। आप इस पर क्या कहते हैं? नहीं, ये आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो ये जजमेंट आई बहुत इम्पोर्टेंट थी और बॉन्ड से पहले की जो स्थिति थी वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। वो हम उस पर वापस चले गए हैं। दोनों की मैं बात करना चाहूँगा। पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ओरिजिन था उसका मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि वो बजट स्पीच में 2017 की फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका जिक्र किया। मैं टीवी पे बजट स्पीच सुन रहा था। उनका पहला सेंटेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। ट्रांसलेट करूँ या ज़रूरी नहीं? नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। ये समझ में आएगा। अच्छा, तो ये तो हमारे लिए म्यूज़िक हमारे कानों के लिए कि यही तो हम भी कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल फंडिंग इज एसेंशियल। तो दूसरा सेंटेंस उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल में हम ये ट्रांसपेरेंसी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो तीसरा सेंटेंस ऑटोमेटिकली हमने एक्सपेक्ट किया कि अब तक चूँकि हम नहीं कर पाए, चलो लॉ में ट्रांसपेरेंसी शुरू करता हूँ। लेकिन तीसरे सेंटेंस ने पहले दो को धो डाला और क्या क्या किया, जो भी ट्रांसपेरेंसी उस वक्त एग्जिस्ट करती थी उसको सफाया कर दिया। उस वक्त ट्रांसपेरेंसी क्या थी? 20,000 रुपये, सिर्फ 20,000 रुपये का डोनेशन जो होता था वो इलेक्शन कमीशन को बताया जाता था। इलेक्शन कमीशन उसको सर्टिफाई करता था कि इन्होंने मुझको रिपोर्ट कर दी है। उस बेसिस पे इनकम टैक्स का रिबेट मिला करती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद 2 करोड़, 20 करोड़, 2,000 करोड़ सब चीज़ सीक्रेट हो गई कि किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। रीज़न क्या दिया गया कि जी डोनर सीक्रेसी चाहता है। भाई डोनर सीक्रेसी क्यों चाहता है? डोनर तो पिछले 70 साल से डोनेट करता था। पिछले 70 साल में तो उसने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जवाब दिया गया कि जी उसके अगर मुखालिफ पार्टी को जो दे देते हैं तो रूलिंग पार्टी उसको सज़ा देती है, उसको उनसे बदला लेती है। लेकिन 70 साल में तो हमने कोई नहीं देखा था कि किसी पार्टी ने किसी दूसरे पार्टी के डोनर के ख़िलाफ़ लिया हो। तो एक फर्जी बात थी, कहने की बात थी। तो और फिर ये कि डोनर सीक्रेसी क्यों चाहता है, हमने उसका एनालिसिस भी किया कि डोनर इसलिए तो नहीं चाहता कि उसको जो इसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, बड़े बड़े लोन मिलेंगे जिसको लेके वो भाग जाते हैं, जो आप देखती हैं कितने केसेस हैं। तो उसको छुपाने के लिए कि जनता को पता ना लग जाए, तो डोनर को सीक्रेसी चाहिए और जनता को ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और बल्कि जिस डोनर का मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पहले वाला डोनर भी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को ही वो डोनेट करता था, वो सभी को देता था। दो मुखालिफ पार्टियां लड़ रही हैं, दोनों को देता था कि कोई भी जीत के आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही मेरे कैंडिडेट हैं। तो ऐसे हालात में ये जो थी ना फर्जी चीज़ थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिसके चितड़े उड़ा दिए और बहुत अच्छा किया कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वगैरह जो जो कुछ कहा, तो उस हद तक तो ये बहुत ठीक हुआ। लेकिन 7 साल लगे। सुप्रीम कोर्ट की भी ज़्यादती के 7 साल तक इस केस को लगाया ही नहीं। ये तो बहुत नेशनल इम्पोर्टेंस का केस था, क्योंकि मैंने अक्सर अपने टीवी अपीयरेंस में या आर्टिकल में कहा है, बार बार कहा है कि इलेक्शन में जो करप्शन होती है वो मदर ऑफ ऑल करप्शन है। क्यों? क्योंकि जितना आप खर्चा करेंगे इलेक्शन में उतना फिर आपको चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। वो इकट्ठा कैसे होता है? किसी की टांग तोड़ के, किसी का हाथ मरोड़ के, किसी से रिश्वत लेके, इन तरीक़ों से वो चंदा होता है।
आपकी इसी बात से मेरा दूसरा सवाल है कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जो कैंडिडेट्स हैं जो जितना खर्चा दिखाते हैं, खर्चा उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो अभी आप कैंडिडेट के खर्चे आप पब्लिक डोमेन में रखते हैं, लेकिन पार्टियां कितना खर्चा करती हैं वो हमें पता नहीं चलता। तो इसे कैसे फिक्स करेंगे जब बात ट्रांसपेरेंसी की है? ये भी सरकार के हाथ में 1 मिनट का डिसीजन है कि भाई ऑर्डिनेंस ले आओ, एक्ट में ले आओ कि देखिए कानून में आपने जो बताया कि कैंडिडेट के खर्चे के ऊपर एक लिमिट है। कानून ने ये क्यों लगाई? किसी रीज़न से तो लगाई। रीज़न ये था कि हर आदमी इलेक्शन लड़ सके, सिर्फ ये रईसों का, अमीरों का ही खेल होकर न रह जाए, इसलिए लिमिट लगाई। लॉजिक, वेरी लॉजिकल। तो वो लॉजिक पॉलिटिकल पार्टी पे एक्सटेंड क्यों नहीं करती है? आप लोकसभा के लिए 95 लाख खर्च कर सकती हैं, लेकिन आपकी पार्टी आपको और 5 करोड़ और 50 करोड़ खर्च कर सकती है। तो ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड हुई? और उस लॉजिक का क्या बना जिस वजह से ये कानून बना था? तो सरकार के इख्तियार में है कि कल से ये पाबंदी लगा दे कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पे भी कैप होगा। बिल्कुल, है ना। 60,000 करोड़ का एस्टिमेट बताया जाता है, किसी स्टडी ने बताया था 2019 में। अगर ये कैप लग जाए, सीलिंग लग जाए, तो 6,000 करोड़ पे आ जाएगा। ये है ना सोल्यूशन सामने। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जब से ऑर्डर आया है, तो आप क्या सुझाव देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कुछ क्लू लेकर क्या खुद से जो ये पॉलिटिकल फंडिंग जो होती है, कॉरपोरेट से जो फंडिंग होती है, उस पर कुछ मैकेनिज्म लेकर आए जिससे ये कॉरपोरेट फंडिंग रुक सके? और आपकी बात से मैं लेना चाहूँगी कि आप जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हो तो आप स्टेट फंडिंग पर जोर देते हैं। तो अभी क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये मौका है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर या नहीं? नहीं, देखिए, एक तो इलेक्शन कमीशन को इसमें लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन तो एक एग्रीड पार्टी है। इलेक्शन कमीशन तो हम तो प्रोटेस्ट कर लिख लिख के थक गए, 20-25 साल से लिख रहे हैं कि भाई कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, ये सरकार का काम है। और कहा इसमें डिमांड क्या है जो आपने स्टेट फंडिंग, इसमें ये एक पब्लिक डिमांड है, हमारी ही नहीं, पब्लिक डिमांड की स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए। मैं उसको अपोज करता रहा हूँ कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन तो नहीं, क्योंकि इलेक्शन में तो ब्लैक मनी होती है। क्योंकि हम अगर 90 लाख का चेक भी आपको लिख के दे दें, जो 5-10 करोड़ ब्लैक मनी में खर्च हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का छोड़ दीजिए, जो कैंडिडेट भी खर्च कर रहा है ब्लैक में, जिसको हम पकड़ दकड़ की कोशिश करते हैं, कुछ कामयाब होते हैं, कुछ फेल होते हैं, तो वो तो रुकने वाला नहीं है। हमारा जो फॉर्मुलेशन है कि स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन देयर इलेक्टोरल परफॉर्मेंस। इलेक्टोरल परफॉर्मेंस क्या मतलब? कितने वोट उनको मिले उस एक पार्टी को। तो दुनिया की हर फिगर फज हो सकती है कि मैंने खर्च किया 1,000, मैं आप तो कह दूँगा ना 25,000 खर्च किया। हर शख्स बेईमानी कर लेता है, लेकिन वोट आपको कितने मिले ये तो फज नहीं कर सकते। अगर 2,000 वोट मिले आपको तो 2,000 वोट मिले, 5,000 मिले तो 5,000 मिले, उसको तो कोई फज ही नहीं। तो हर वोट के ऊपर 100 रुपये मैंने हिसाब लगा के लिखा था, कई बार लिखा है कि 100 रुपये अगर हम दे दें तो पॉलिटिकल पार्टी को ये फंडिंग बड़ी डिसेंट डिग्निफाइड तरीके से, उनको किसी के आगे भीख नहीं मांगनी, उन्हें किसी का हाथ नहीं मरोड़ने, किसी से रिश्वत नहीं लेनी, तो डिग्निटी से चेक से उनको पैसा ये मिल जाया करेगा जी। सवाल इस पर हो सकता है कि ये 100 रुपये पर वोट के हिसाब से क्या काफ़ी पड़ेगा? मेरे हिसाब से काफ़ी इसलिए कि पिछले इलेक्शन में 67 करोड़ वोट पड़े, तो 100 रुपये के हिसाब से 6,700 करोड़ रुपए हमने देने हैं। क्या ये से इलेक्शन ऐसा हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन सारी पॉलिटिकल पार्टी जो रिपोर्ट करती हैं इलेक्शन कमीशन को कि हमने कितना चंदा इकट्ठा किया, तो 5 साल में 5,000, 5,500, 6,000 करोड़ दिखाती हैं। जब उनका खुद ही चंदा हर सोर्स से सिर्फ 6,000 करोड़ है, हम तो 7,000 करोड़ बाई चेक देने को तैयार हैं, है ना। तो इसलिए ये एक 2 सुझाव में से एक सुझाव मेरा ये है। और दूसरा सुझाव जो है जिस पे बहुत कहीं कैजुअली दिखा आता है कि अब नेशनल इलेक्शन फंड बनाइए। जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, नेशनल रिलीफ फंड, डिजास्टर फंड, ये सब होते हैं ना इसमें। क्योंकि ये जो है कि ये डोनर को डर लगता है, तो रिलीफ फंड को या नेशनल फंड को देने में तो किसी को कोई डर नहीं लगेगा। तो वो कंपनियां बगैर किसी खौफ और डर के उन फंड को पैसा दे दें।
उस फंड को ऑब्वियसली उनके लिए इंसेंटिव है कि उनको टैक्स के कंसेशन मिलेगा, 100% इनकम टैक्स रिलीफ मिलेगा, इसमें उसमें वो डोनेट करेंगे। 6-7 हज़ार क्या 20-25-40 हज़ार करोड़ उसमें आ जाएगा। उसमें से आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फॉर्मूला मैंने बताया उस हिसाब से बांट दीजिए। लेकिन ये क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रैक्टिकल है, या सरकार इस पर विचार करने के लिए सोचेगी? नहीं, आप ही बताइए कि इसमें क्या बुराई? उनको पैसा मिल ही तो रहा है, उनको उनसे कुछ ले नहीं रहे हैं, उनको दे रहे हैं, डिग्निटी से दे रहे हैं। और उनको जो उनकी बदनामी आम जनता क्या कहती है, 1000 बार मैंने सुना है कि सब नेता चोर हैं, सब नेता चोर हैं, जिसको सुनकर गुस्सा आता है, क्योंकि सब नेता तो चोर नहीं है। अच्छे हिंदुस्तान के नेता रहे हैं, हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ नेताओं ने ही तो बचाया, इसलिए। लेकिन जनता का परसेप्शन अगर ये हो कि सब नेता बेईमान है, सब नेता चोर हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगी कि जब प्राइवेट डोनेशन ही ख़त्म किसी से लेनी, प्राइवेट तो डोनेशन परसेप्शन की भी बैटल जीत पाएंगे। बहुत परसेप्शन की बैटल जीतेंगे, क्योंकि प्राइवेट डोनेशन पे टोटली बैन हो जाए, क्योंकि स्टेट फंडिंग उसकी होगी, स्टेट फंडिंग होगी या नेशनल इलेक्शन फंड के जरिए फंडिंग होगी, तो ये सोल्यूशन है। इसी को फर्दर डिस्कस भी नहीं करते। अरे भाई इसको डिस्कस करो, इसमें हमारे इस प्रपोजल में क्या खराबियां हैं वो तो बताओ, बहस तो शुरू करो, करेक्ट, तो उसी बहस से सोल्यूशन आएगा, निकलेंगे। क्योंकि इस पे भी हमें भी कई क्वेश्चन आए कि भाई सबको दें या सिर्फ बड़ी पार्टी को दें। मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंट जिसको 1 वोट मिला उसको भी 100 रुपए दे दो, क्या फर्क पड़ता है? एक डिबेट 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी चल रही है, और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो कई सारी मीटिंग्स भी कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी डिबेटेड है। आप खुद प्रोज एंड कॉन्स आप गिनाते हैं, लेकिन अभी फिर सवाल उसी सवाल पर हम आ जाते हैं कि क्या ये प्रैक्टिकल हो पाएगा? आप कानून को भी ध्यान में रखना चाहते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी ध्यान में रखना चाहते हैं, और आप फिर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म की भी बात करना चाहते हैं। इज देयर अ वे, कोई है तरीका? देखिए 10 साल पहले जब ये प्रधानमंत्री जी ने ये प्रपोजल रखा था, उससे पहले भी होता रहा है, अडवाणी जी ने भी मेंशन किया था 2010 में, और उससे पहले एक दफ़ा वसंत राठे ने किया था। तो प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि इसके ऊपर एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए। उन्होंने ये जनता पे ये डिसीजन थोपा नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसमें इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं और उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। तो डिबेट तो 10 साल से चल रही है। पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, उसने कहा ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, चलो ऐसा करो 5 साल में 2 इलेक्शन कर लो, डाइल्यूट कर दिया। नीति आयोग बैठी, उन्होंने भी इसी तरह की रिकमेंडेशन दे दी। लॉ कमीशन उन्होंने कर दिया। इतनी तो इस पर डेलिब्रेशन और डिस्कशन हो चुका है। अब जो लेटेस्ट कमेटी कोविंद जी की अध्यक्षता में, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई वो कौन सी जादू की छड़ी निकाल के लाएंगे जो हमको 10 साल ढूंढने के बाद नहीं मिली थी। और आपने जैसा कहा कि डिस्कशन चल रहा है, अभी कोई सोल्यूशन के तो सूरत नजर नहीं आ रही। आ जाए बड़ी अच्छी बात है। मेरा हमेशा स्टैंड ये था, आपका इस पर क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड हमेशा ये था कि देखिए इसमें खूबियाँ भी हैं, खराबियाँ भी हैं। खूबियाँ तो सबसे पहले जो मैं गिनवाता था, इलेक्शन कमीशन के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये, क्यों, और वोटर के लिए एक लिहाज से अच्छी चीज़ है कि वोटर तो तीनों टीयर का, पंचायत का इलेक्शन हो, विधानसभा का या लोकसभा का, एक ही है। आप जिस बूथ में जाके वोट देती हैं वो बूथ भी वही है, जो उसको मैनेज करता है इलेक्शन को वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वही सिक्योरिटी है तीनों इलेक्शन की। तो वोटर जाके बजाय एक मशीन दबाने के तीनों दबा के आएगा, तो उसको बार बार ना जाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी अच्छी बात है, 5 साल में एक बार इलेक्शन लड़के हम जाके गोल्फ खेलेंगे 5 साल हमारे लिए तो मौज हो गई। लेकिन हमारी मौज और हमारा कन्वीनियंस तो कंसर्न नहीं हो सकता जी। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि बाकी वोटर क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है, उस पर मुझे बीजेडी के एमपी हैं भर्तृहरि मेहताब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात है, जनता से पूछो क्या चाहती है। जनता बार बार इलेक्शन पसंद करती है। वो क्यों पसंद करती है? क्योंकि एक तो इतना पावरलेस और इतना गरीब है मेजॉरिटी जनता, एक ही तो उसके पास पावर है वोट की, जिसकी वजह से नेता आके उसको नमस्ते करता है। तो एक दफ़ा वो जीत के चला गया तो 5 साल तक अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। कितनी बार हमने अखबारों में देखा है, पढ़ा है कि वो पोस्टर लगाते हैं लोग कि हमारा एमएलए मिसिंग, एमएलए वांटेड, गुमशुदा की तलाश, देखा नहीं देखा?
तो कम से कम बार बार इलेक्शन की वजह से बार बार जनता के सामने हाजिर तो होता है, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। तो उस लिहाज से तो बढ़ा है इलेक्शन। फिर एक जो स्लोगन जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं पूना में किसी यूथ पार्लियामेंट में छत्तीसगढ़ की एक लड़की ने अपनी स्पीच में ये कहा कि जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है। तो गरीब 5 साल तक भूखा रहे, उसके पेट में बार बार पुलाव आना तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि और ये जो 60,000 करोड़ भी है, मैं तो इससे भी मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि ये 60,000 करोड़ नेता का पैसा कम से कम गरीब को ट्रांसफ़र तो होता है, उनको जॉब मिलती है, काम मिलता है, तो इस पे तो बड़ी डिबेट हो सकती है ना। तो उस लिहाज से, लेकिन जो इसके जो नेगेटिव चीज़ें कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर विधानसभा की और लोकसभा की टर्म फिक्स की हुई है, तो किसी की टर्म आप शॉर्टन करेंगे? आसान काम है क्या कि जी आपका 5 साल की टर्म है, आपको हम 2 साल में घर भेज रहे हैं? कैसे करेंगे? दबा ज़बरदस्ती में दादागिरी में करने को कर दें, लेकिन कैसे करेंगे? ये किसी की टर्म को शॉर्टन करना कोई आसान काम है? या किसी की बढ़ानी पड़ेगी? बढ़ाने वाला तो खुश हो जाएगा कि मेरी 5 साल की टर्म थी, मुझे एक और मिल गया, चलो बहुत अच्छी बात है। घटाने वाला तो बहुत अपोज करेगा, है ना। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन क्या निकाल के लाते हैं। बल्कि मुझे तो फ्रैंकली एक ये भी आपत्ति हुई थी कि कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे, उनको एक कमेटी का चेयरमैन बनाना बड़ी ज्यादती है, सब बहुत बुरा सिग्नल है। आप क्यों ऐसा कहते हैं? नो, राष्ट्रपति तो बहुत टॉप हेड ऑफ द स्टेट, उसको छोटी मोटी ये पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व करके लाना। कम सरकार में रहे हम 40 साल, समझ जानते हैं। कोई भी कमेटी हो, किसी लेवल की कमेटी हो, कमेटी का हशर क्या होता है? इस कमेटी की रिपोर्ट जाएगी लॉ मिनिस्ट्री में, लॉ मिनिस्ट्री में वहाँ का सेक्शन ऑफिसर इसको सबसे पहले नोट लिखेगा, फिर अंडर सेक्रेटरी वो बैठ के इसके एग्जामिन करेंगे कि जी इनके प्रस्ताव में ये खराबियाँ हैं, ये खूबियाँ, ये करेंगे। फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, तो ये उसमें वो डालेंगे। तो इसलिए इसमें इनको इन्वॉल्व करना, ये तो है नहीं कि जी कोविंद जी का नाम है तब से कहेंगे जी कोविंद जी की कमेटी ने कहा चलो मान लो, ऐसा तो नहीं होने वाला जी। इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान मैं आप मतलब एक बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहती थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है कुछ दिन में। पिछले सालों में आपने भी देखा होगा कि जब जब लोकसभा के या असेंबली चुनाव होते हैं तो बहुत सारे बड़े कद के नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, हेट स्पीच देते हैं, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का धता बताते वो ये सब करते हैं। तो आज के टाइम पर ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है एक टूथलेस हो गया है, इसका कोई खास वजूद नहीं रहा। आप पहले भी आरपी या फिर आईपीसी एक्ट में, इलेक्टोरल ऑफेंस में आप पहले भी कानूनी कार्रवाई करते थे, तो फिर इसको कानूनी रूप से मजबूत क्यों नहीं किया जा सकता? और ये काम तो इलेक्शन जो कमीशन है वो भी तो कर सकता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आप थोड़ी सी तो मजबूती दीजिए कि ताकि हम ये सब जो हेट स्पीचेस हैं वो ना देख पाएँ। जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, और वाकई इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल है, और कोई इलेक्शन कमीशन को या मॉडल कोड को किसी मजबूती की ज़रूरत नहीं है, बहुत मजबूत है। इलेक्शन कमीशन को मजबूत होने की ज़रूरत है। अरे भाई, जब शिकायत आती है तो इवन हैंडेडली, बराबरी के साथ आप उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन कीजिए। लेकिन बहुत बार नहीं किए गए एक्शन मेरे पास। 2019 में 25 दिन तक ये कंप्लेंट आई थी, क्योंकि टॉप लीडर थे, उनके खिलाफ से मॉडल कोड वायलेशन की थी। 25 दिन तक उस पर फैसला ही नहीं किया, दबा के बैठ गए। ये तो मॉडल कोड, देखिए आपने जैसे कहा कि मॉडल कोड में जो जो चीज़ लिखी हुई है ना वो आईपीसी में भी लिखी हुई है। हाँ। और जब हम लोग एक्शन लेते हैं तो एक मॉडल कोड का नोटिस भी देते हैं और आईपीसी का भी। आईपीसी के नोटिस का रिजल्ट आपको 10 साल में मिलेगा कोर्ट के ज़रिए। मॉडल कोड का रिजल्ट 24 घंटे में मिलता है। तो 24 घंटे में नोटिस न देना, 48 घंटे में नोटिस न देना, 25 दिन में देना, ये इलेक्शन कमीशन की कोताही थी, नालायकी थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसको लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को लताड़े, ये सीरियस बात है। हमारे वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमको कहीं मिलते थे, इतनी प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे, इनकरेज करते थे कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, काम करने का स्टाइल जो होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, दिखता सबको है, सब देख रहे होते हैं। और मैं बेईमानी करूं और आपसे छुप जाए, हो ही नहीं सकता, और मैं अच्छा काम करूं वो भले ही छुप जाए,
तो पहले सुप्रीम कोर्ट कभी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को नहीं लताड़ती थी। और आप स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करें, लताड़ना मतलब लताड़ा, उन्होंने लताड़ा के 25 दिन से तुम इस पे दबा के बैठे हो, क्या मतलब है, सुनाई करो। तो फटाफट उन्होंने उसी पे तो अशोक लवासा जिन्होंने कहा यही स्टैंड लिया था कि भाई नोटिस दो, नोटिस का केस बनता है, उसको उनके रिकॉर्ड तक पे भी नहीं लाने दिया। वो एक बड़ी सैड घटिया स्टोरी है इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री में। फिर 25 दिन के बाद जब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा तो जल्दी जल्दी मीटिंग करके नहीं 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 हमने इसमें कोई वायलेशन नहीं पाई। तो डिसीजन तो दिया, क्वेश्चनेबल डिसीजन दिया कि अच्छा दिया बुरा दिया, लेकिन डिसीजन तो दिया। तो यही इशू कोर्ट के सामने था जो करना पड़ा। ये नौबत आना किसी भी इंस्टीट्यूशन की गरिमा बनने में या किसी इंसान की गरिमा रेपुटेशन बनने में सालों साल लगते हैं, डिमोलिश होने में कुछ सेकंड लगते हैं। एक झूठ बोला, एक बेईमानी की, एक कुछ गलती की, सारी रेपुटेशन 50 साल की 70 साल की ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन पे आंच तो आई थी। और पार्शियलिटी के बहुत आरोप लगते हैं। विपक्ष की पार्टियां, विपक्षी दल और कितने नेता इलेक्शन कमीशन को लिख चुके हैं कि वो मिलना चाहते हैं, उनके ग्रीवेंसेस की लिस्ट है। तो इलेक्शन कमीशन को क्या सिर्फ पत्राचार से बात करनी चाहिए या फिर बुलाकर मिल सकते हैं? टाइम देना कितना मुश्किल है, ये थोड़ा सा। ये बहुत अच्छा ये आपने सवाल किया। मैं इस राय का हूँ कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, हमारा काम ही यही है। क्या पहले भी इलेक्शन कमीशन मिलता था विपक्षी दलों 24 घंटे दरवाजे खुले थे। एक फ़ोन आता था कि कुरैशी साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप अभी ऑफिस में हो? तो मैंने कहा मैं बैठा हूँ, आ जाओ 10 मिनट में 15 मिनट में। हम मिलते थे और फ़ौरन अपने दोनों साथियों को भी बुला के, अगर वो हैं कि आ जाओ भाई फलां नेता आ रहे हैं, अगर वो नहीं होते थे तो हम मिल के फिर अपने दोनों साथियों को बताते थे कि भाई फलां आदमी आया था, उसने ये रिक्वेस्ट किए। तो ये न मिलना ये तो अनपार्डनेबल है। क्या मतलब है कि हम पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिलेंगे? नहीं मिलोगे तो फिर जाती है वो सुप्रीम कोर्ट में। तो जो पावर फैसला करने की मेरे पास है वो मैंने सरेंडर कर दी सुप्रीम कोर्ट को। कोर्ट जाके फिर कोर्ट कहेंगे कि सुनो जी, फिर हम सुनेंगे। न मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो बड़े समझदार ग्रास रूट लेवल के समझदार पॉलिटिशियन। सारी पार्टी आपके को आके बात करेंगे, रीजनेबल बात ही होगी। आप ये, और आप भी इंटेलिजेंट है, रीजनेबल है, आप उनको बात समझा देंगे या वो आपको समझा देंगे, लेकिन नतीजा तो निकलेगा। न मिलना तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ये तो अनपार्डनेबल है। आपने अपने आपने एक एडिटोरियल लिखा था अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसका लास्ट का जो एक दो लाइंस थी जो लास्ट की, उसमें आपने कहा था कि जो गार्जियन एंजल है डेमोक्रेसी की वो सुप्रीम कोर्ट है। पिछले कुछ सालों से आपका जो फेथ था वो थोड़ा सा डगमगा रहा था, लेकिन इस तरह के फैसलों से फिर से आपका एक फेथ सुप्रीम कोर्ट में हुआ। ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उन पर जब पब्लिक का फेथ, अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज आप पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन क्या जब ये जो इलेक्शन कमीशन है वो पब्लिक बैटल हार जाएगा जब आम लोग ये बात बोलने लगेंगे कि आप पार्शियल हैं? जी, अगर बहुत आपने ये ठीक याद दिलाया कि मैंने इसमें ये लिखा था कि मैं 20 साल से कह रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट गार्डियन एंजल ऑफ डेमोक्रेसी एंड गार्डियन एंजल ऑफ इलेक्शन कमीशन रहा है। लेकिन मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि पिछले 7 साल में सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड बड़ा क्वेश्चनेबल है। हर इंस्टीट्यूशन आंसरेबल है टू द पीपल कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम से हम चुप होकर बैठ जाएं। 7 साल से इलेक्टोरल बॉन्ड का केस 7 साल तक दबा के रखने का क्या मतलब है? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा था इलेक्शन कमीशन को कि आपने मॉडल कोर्ट की कंप्लेंट 25 दिन से आपने क्यों दबा के रखी हैं, कोई जनता भी सुप्रीम कोर्ट को लताड़ सकती है कि जी आपने 7 साल से इस केस को क्यों नहीं लिया। लेकिन अच्छी बात है कि फाइनली देर आयत दुरुस्त आयत, फाइनली हिया, और कितना देखिए अच्छी जजमेंट दी, लेकिन 7 साल में कितना डैमेज हुआ। अब ये जो हुआ कि यही फिलॉसफी अब इलेक्शन कमीशन पे भी लागू होती है, वो बाद में आएंगे। लेकिन ये इसी का क्या है कि क्योंकि 7 साल में जो ट्रांजैक्शन हो गई, इसका क्या होगा, इस पे अब डिबेट चल रही है जी। अब बाद में कि जी वो रिफंड होगा नहीं होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन तो अभी आंसर होने बाकी है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास ही वापस जाएं सिर्फ डिले की वजह से। क्योंकि अगर ये केस नेशनल इंपॉर्टेंस का सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखा तो क्या चीज़ नेशनल इंपॉर्टेंस की होती है? इलेक्शन कमीशन रिलेटेड पूरा इलेक्शन कैंपेन
जो करप्शन इन इलेक्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल करप्शन इन द कंट्री, वो केस इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या इंपॉर्टेंट है? तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने भी देना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए। लेकिन शुक्रिया भी करना चाहिए कि जो आपने फाइनली जो डिसीजन दिया बहुत अच्छा दिया। उसके बाद अभी चंडीगढ़ का डिसीजन दिया, बहुत अच्छा दिया। एकदम जो हमारी जो डूबती हुई उम्मीद थी वो जाग उठी है। और मैं फिर उस पर आ गया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन एंजल ऑफ डेमोक्रेसी एंड होप ऐसे ही चलता रहेगा। जी, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसका सिलेक्शन करेगी, उसमें पीएम होंगे, उनमें पीएम द्वारा नॉमिनेटेड एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और एक एलओपी होंगे। ये कैसे देखें हम जो सिलेक्शन होगा अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया का? इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने चीफ जस्टिस को कोलिजियम से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था, लोग पीआईएल में गए थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जिसने इलेक्शन कमीशन को बनाया, उसी में लिखा था कि इसकी जो अपॉइंटमेंट हुआ करेगी वो एक लॉ सा पार्लियामेंट जब बनाएगी ड्यू कोर्स में, उसके ज़रिए हुआ करेगी। तो लोगों ने कहा कि 70 साल हो गए अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई लॉ नहीं बना। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि लॉ बनाओ, और जब तक लॉ नहीं बनता ये कोलिजियम जो ऑलरेडी हमारे यहाँ चलता है, CIC, CVC, डायरेक्टर CBI, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं, उसी कोलिजियम से अपॉइंटमेंट होती रहेगी जब तक लॉ नहीं आ जाता। जब लॉ आ जाएगा तो ये कोलिजियम ऑटोमेटिक ख़त्म हो सकती है। अब सरकार को जो आदेश था ना लॉ बनाने का था, उन्होंने लॉ बना दिया। ठीक है, चाहते तो लॉ ये बनाते कि जो सिस्टम 70 साल से चल रहा है वही चलेगा, प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे लगा देंगे। मैं भी उसी रूट से आया था, लेकिन आप देखेंगे 70 साल से लोग इस रूट से आए हुए, लेकिन कभी किसी ने इलेक्शन कमीशन को के रेपुटेशन ख़राब नहीं होने दी थी। तो सरकार चाहती तो कोलिजियम के सिस्टम को एक्ट में ही नहीं लाती, कोलिजियम को लाई, लेकिन कोलिजियम की कॉम्पोजिशन जो है ना इन्होंने डिफेक्टिव कर दी, ऑप्टिकली देखने में भद्दी कर दी। क्योंकि देखिए चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जनता को दिखाई देता है कि भई एक न्यूट्रल कमीशन है, है ना। तो परसेप्शन और पब्लिक परसेप्शन का आपने जिक्र किया, उसके लिए ज़रूरी। अब जो कोलिजियम है ये तो बिल्कुल ही बकवास कमीशन है, कोलिजियम हो गया। प्रधानमंत्री अपने एक मिनिस्टर को मेंबर बना देंगे, तो किसी मिनिस्टर की हिम्मत है कि वो फैसला भी सर 2-1 रहेगा। वो 2-1 तो होने से पहले आज हम बता देंगे 2-1 ही तो हो गया कि किसी मिनिस्टर की हिम्मत होगी कि पीएम से कहे कि नहीं जी इस आदमी को जो आप चुन रहे हैं तो वो दो तो एक ही हो गए, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को आपने ज़ीरो कर दिया, तो ये गलत है। दूसरे लेकिन एक दो चीज़ें अच्छी भी हुई इस एक्ट में। एक तो ये कि आज तक कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी कि कौन बन सकता है इलेक्शन कमिश्नर। सरकार किसी को भी सड़क से किसी को उठा के लाके भी लगा सकती थी कानूनी तौर पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हुआ नहीं है, वो बात दूसरी है, लेकिन हो तो सकता था क्योंकि कानूनी तो रुकावट थी नहीं। तो इसलिए अब उन्होंने ये कह दिया कि सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर ही होंगे, ये अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ। दूसरा जो रिफॉर्म इसमें एक्ट में किया वो भी अच्छा है कि जी 5 एक कमेटी बना दी, शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी के 5 इन्हीं अफसरों में से 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करके, क्योंकि रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं, उनमें से 5 आदमी चुन लो, वो 5 आदमी कोलिजियम के सामने रख दिए जाएंगे कि इनमें से छांट लीजिए। इसमें खराबी ये बेसिकली सिस्टम अच्छा कि कोलिजियम 5 के अलावा छठा भी अपने पास देख सकती है, तो फिर ये कोलिजियम में ये कमेटी बनाने का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि जी वो बाहर से भी देख सकती है, तो फिर ये ड्रामेबाजी क्यों कि ये कमेटी बैठी, उसने इतनी मेहनत की, उसने 5 नाम चुने, वो आपने निकाल के फेंक दिया, छठा नाम ला के डाल दिया, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? पब्लिक की क्रेडिबिलिटी हम देख रहे हैं ना, पब्लिक उसको क्या देखेगी जी, उसमें से तो देखा नहीं आपने शॉर्ट लिस्ट से, आपने बाहर से ला के कहते ये भी बड़ा गलत है ना, गैर ज़रूरी है। देखिए मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं ये कहता कि ये शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी जो 5 नाम देगी, ये पहले ये इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में की थी। मैंने अपने एक आर्टिकल के ज़रिए उसको अपोज किया था कि ये गलत है 2 वजह से। एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी खुद भी तो कैंडिडेट हो सकता है, दूसरे जिस के लिए चुनने जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल का पद है, और आप ब्यूरोक्रेट हैं, एक ब्यूरोक्रेट बैठ के अपनी हायर पोस्ट के लिए चुन रहे हैं, वो भी बड़ी गलत बात है। सरकार ने शायद इसको पढ़ा सुना समझा,
तो उस कमेटी को उन्होंने अपग्रेड कर दिया लॉ मिनिस्टर की अध्यक्षता में, जो अच्छी चीज़ है कि लॉ मिनिस्टर ये शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। तो मैं कहता हूँ कि जब लॉ मिनिस्टर शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, प्रधानमंत्री जी को दिखा के तो 5 नाम आएंगे। बिल्कुल मेरे इख्तियार में होता, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कहता कि ये 5 नाम है भाई, इसमें से किसी पे उंगली रख दो, वो तो उसको हम बना देंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बड़ा खुश कि जी मैंने अपना आदमी चुन लिया, हालांकि पांचों के पांचों आदमी तो सरकार के ही हैं, है ना, पांचों से सरकार के, उसमें से किसी को चुन लो। तो ये ऑप्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पब्लिक परसेप्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका ख्याल ही नहीं करना, ये नादानी है। आप ईवीएम्स के एक स्टॉन्च डिफेंडर रहे हैं शुरुआत से, और आपके कार्यकाल में ही वीवीपैट का सिस्टम शुरू किया गया, लेकिन अभी 2024 तक ईवीएम्स के फुल प्रूफ होने पर सवाल उठते रहते हैं। हर इलेक्शन में 2-4 वीडियोस वायरल होंगे, कहा जाएगा कि ईवीएम्स को हैक किया जा रहा है, इनकी फेरबदल कर रही है। आप विपक्षी दलों की बात जायज़ है या नहीं है जब वो ये बात कहते हैं कि ईवीएम्स में कुछ गड़बड़ की जा रही है? वो देखिए, मैं तो ईवीएम का डिफेंडर रहा हूँ, हालांकि मुझे लेटली बहुत लोग कहने लगे हैं कि साहब आप ईवीएम के एम्बेसडर क्यों बने बैठे हैं, लेकिन आपके पास कुछ कारण होंगे। हाँ, नहीं, वो ये कहते हैं कि जी ईवीएम को डिफेंड करना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो चुप बैठी हुई है और मुद्दईसुद गवाहचुत आप बोले जा रहे हैं। तो लेकिन मैं इसको इसलिए डिफेंड करता हूँ क्योंकि मैंने भी इसको इतने करीब से देखा है। और जब हमने वीवीपैट शुरू की थी, और जो इससे पहले आपने कही कि नेताओं से हम क्यों नहीं मिलते, जब जिस वक्त मैं सीईसी बना उस वक्त एंटी ईवीएम कैंपेन पीक पे था, और उस वक्त बीजेपी वाज द पार्टी लीडिंग इट, कि वो उसको के खिलाफ किताब तक लिख दी थी, है ना, आपको याद है। तो मैंने बनने के बाद मैं विश्वास करता हूँ कि यही तरीका जो आपने सजेस्ट किया कि पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, सारी पार्टीज आ गई कि भाई आपको क्या ग्रीवेंस, क्या शिकवा है, तो अगर रीजनेबल बात होगी तो हम उसको मान लेंगे, और वरना हम उनको समझा देंगे। उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं कह रहे, अब चंद्रबाबू नायडू इसको लीड कर रहे थे, तो मुझे तो पहले यह हैरानी हुई कि चंद्रबाबू जो टेक्नोलॉजी के आइकॉन, वो एंटी टेक्नोलॉजी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि साहब हम तो हैरान हैं, बल्कि हम तो चाहेंगे कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने ईवीएम के, बताओ आपको क्या शिकायत है। तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम से इलेक्शन मैनिपुलेट होता रहा है, न ये कह रहे हैं कि आगे हो सकेगा, हम सिर्फ कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी शुरू कर दो, यानी जब आप बटन दबाते हैं तो वोट किधर गया वो आपको जाता दिखाई नहीं देता, ये फैक्ट है। तो हमने कहा कैसे करें, उन्होंने कहा था वीवीपैट शुरू कर दीजिए ना। वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, वोटर की वेरीफाइबिलिटी और पेपर का ऑडिट, यानी परमानेंट रिकॉर्ड मौजूद रहना। तो उन्होंने कहा, आप जान के हैरान होंगी कि उसी मीटिंग में हमने फैसला कर दिया कि बड़ा अच्छा आइडिया है, चलो ऑर्डर फॉरेन कंपनियों को ऑर्डर किया कि ये डेवलप करो। 1 साल के अंदर उन्होंने डेवलप किया, फिर हम ये लंबी हिस्ट्री है कि किस तरह क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सारी हुई, और वीवीपैट। अब जो झगड़ा है सिर्फ वीवीपैट पे फोकस रहना चाहिए, ईवीएम पे नहीं, कि कितनी वीवीपैट गिनी जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि विधानसभा क्षेत्र में कोई 300 के करीब अगर बूथ होते हैं, सिर्फ एक बूथ की अगर गिनेंगे तो उससे पूरा एक सैंपल का अंदाजा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम के जी 50% करो, 70% करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं इतना तो नहीं, लेकिन 1 के बजाय 5 की गिनती करो। हालांकि 5 की गिनती की भी कोई लॉजिक नहीं है, वाई नॉट 10, वाई नॉट 15, लेकिन पर कम से कम 5 1 से तो ज़्यादा है ना। तो उन्होंने वो कर दिया। वो पॉलिटिकल पार्टीज और जनता इससे खुश नहीं है, वो कहते हैं 100% गिनो। तो मैंने इसमें, क्या वो भी पॉसिबल है, कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा? आपने ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सारे इस कन्वर्सेशन में की है, वो उस पर मैं बार बार जो आ रहा हूँ कि देखिए जनता का जो परसेप्शन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी किसी व्यूज़ की होती है, उनको बुला के हम समझाओ, उनको मनाना आसान होता है। जनता के दिमाग में अगर कोई चीज़ घुस जाए, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसा आपने चोर वाली बात शुरू में की कि सारे नेता चोर हैं, ये इतना बड़ा जनता का ये परसेप्शन हो ना, इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। अब अगर जनता के दिमाग में हो जाए कि अब मुझे रोज़ाना, मैं जब कभी ट्विटर पे कोई अमीन सियानी के बारे में और फली नारिमन के बारे में भी ट्वीट करता हूँ, 6 ट्वीट बैन ईवीएम और ईवीएम से मुझको एसोसिएट करके 2-4 गालियाँ ज़रूर हर उसमें मिल जाती हैं, क्योंकि पब्लिक में रोष है, इसके बारे में डाउट है, उसको दूर करना हमारा काम।
क्या उसका इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? नहीं, मैंने इसका हल इलेक्शन कमीशन के पास ही है। मैं कहता हूँ कि देखिए, पब्लिक ट्रस्ट के लिए अगर 100% भी पर्चियाँ गिननी पड़े, यही तो डिमांड है, एक दिन फालतू लगेगा, सो व्हाट। 2.5 महीने हम लोग इंतज़ार करते हैं। पहले दिन जो पोल होता है 7 फेज़ पोल और 9 फेज़ पोल का, पहले दिन और आखिरी दिन में 2.5 महीने लगते हैं। 2.5 महीने तक मशीनें बंद रहती हैं और हम उसका इंतज़ार करते हैं क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। अरे भाई, एक दिन और वेट कर लेंगे। उस पर मैंने बार बार सुना कि 5-6 दिन लगेंगे। ये इस पे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये सुनता हूँ अगर मैं इलेक्शन कमीशन के मुंह से कि 5-6 दिन लगेंगे। अरे भाई, जिस ज़माने में बैलेट पेपर होता था न्यूज़पेपर के साइज़ का, 100 150 कैंडिडेट होते थे, उसको गिनने में 16 घंटे लगते थे। मैं रिटर्निंग अफसर कई बार रहा हूँ फील्ड में, इसी ज़िले का मैं रहा हूँ और इसी गुड़गांव डिवीज़न में रहा हूँ, और उसमें 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे, और इतनी सी पर्ची उसको गिनने में 6 दिन लगेंगे। ये किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? ये तो 6 घंटे की बात काम है, 8 घंटे का काम है। अगर 12-14 घंटे का भी है तो व्हाट, पब्लिक ट्रस्ट तो आएगा। लेकिन मेरा एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है। क्या है? वो आउट ऑफ द बॉक्स है। पूरा हिंदुस्तान क्रिकेट का फैन है। बिल्कुल। आपने DRS सिस्टम सुना है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जिसमें हर टीम को 2 अपीलें अलाउड हैं कि अगर LBW गलत है या कैच पे डाउट है तो आप रेफर करेंगे थर्ड अंपायर को। डाउट वाला ही तो करते हैं। अगर ये होता कि ये 10% LBW डिसीजन ऊपर जाएंगे तो वो तो इनोसेंट फैसले भी चले जाएंगे, उसका कोई नतीजा नहीं। जब डाउट हो जब तो आप अपील करें। मैंने ये कहा कि साहब, बजाय 100% मशीनें गिनने के, 5 मशीनें भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 4 मशीनें गिनो। वो कौन सी 4 होंगी? टॉप 2 रनर्स अप, क्योंकि अगर बेईमानी हो रही है तो रनर अप ही तो अफेक्ट हो रहे ना। तो उसके बाद दूसरा रनर अप भी चलो ले लो। 2 रनर अप को कह दो कि भाई किसी 2 मशीनों पे उंगली रख दो कि इन पे मुझे शुबा है, इनको गिनो। तो शुबे वाली मशीन को हम गिने और वो बिल्कुल ठीक निकले, तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि मशीन इनोसेंट है। तो 4 मशीनें होंगी। ये सिस्टम कोई डिस्कस तो करे इसको। जी। जब इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता और निष्पक्षता की बात आती है तो सब लोग जो है लौट कर TN सेशन के दौर में चले जाते हैं और बार बार जिक्र किया जाता है कि कैसे उस दौर में उन्होंने इसको रिवाइव किया, अपनी जो, जैसे आपने कहा कि इंस्टीट्यूशन की साख बचाना उसे उस इंडिविजुअल्स पे भी होता है। लेकिन जब हम पर्सनालिटी ड्रिवन हो जाते हैं और सिस्टमेटिक चेंजेस को पीछे छोड़ देते हैं, तो क्या इस तरह की बॉडीज़ सिस्टम के हिसाब से चलनी चाहिए या पर्सनालिटी ड्रिवन होनी चाहिए? तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि देखिए, पर्सनालिटी का फैक्टर तो आप रोल आउट कर नहीं सकते। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअली पे तो बेस्ड है। बिल्कुल। अब जैसे कई बार हम कहेंगे सरकार बड़ी चोर है, हम किस बेसिस पे एक आदमी कह रहा है सरकार बड़ी चोर है? कि जिस अंडर सेक्रेटरी से आप काम कराने गए थे उसने पैसे मांगे थे। तो सरकार तो वो अंडर सेक्रेटरी तो नहीं है, लेकिन चूंकि आपके लिए सिर्फ वही सरकार है, उस वजह से आप पूरी सरकार को कंडेम कर देंगे। या वो अंडर सेक्रेटरी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है कि ये सरकार बड़ी अच्छी है। तो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का तो असर पड़ता ही है, तो वो तो हम एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते। लेकिन ये बात ठीक है कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होने चाहिए। क्योंकि जैसे मैं एक चीज़ कहता हूँ कि भाई 70 साल से प्रधानमंत्री जिसको चाहते लगाते थे, तो और किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की, तो आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा हो तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा ना। मैंने अक्सर कहा है कि उम्मीद स्ट्रैटेजी नहीं होती, स्ट्रैटेजी होती है सिस्टमिक चेंज, कि भाई सिस्टम में ऐसा होना चाहिए। जिस वजह से मैं कहता था कि इसकी अपॉइंटमेंट कोलिजियम से होनी चाहिए, ताकि जनता को लगे, लोगों को लगे कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी आपको। जब मैं CEC था उस वक्त मेरा एक इंटरव्यू करण थापड़ ने किया, और उस वक्त मुझसे पूछा कि आपको तो सरकार ने आपको अपॉइंट किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कोलिजियम? मैंने कहा कि साहब, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी मेरा 10 अपॉइंटमेंट की होती, आई वुड हैव फेल्ट स्ट्रॉन्गर, मैं चौड़ा महसूस करता, क्योंकि वो इस बात का सबूत होता है कि मैं सारी पार्टियां मुझ पर ट्रस्ट करती हैं। तो उसको चूँकि उनका आदत है क्लैरिफाई करने का, उन्होंने कहा यानी अगर सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन साइन करती तो आप अपने को मजबूत महसूस करते। मैंने कहा डेफिनेटली, क्योंकि परसेप्शन ही तो इम्पॉर्टेंट है
कि भाई लीडर गवर्नमेंट ने भी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों ने किसी को अप्रूव किया तो किसी की उंगली उठाने की मॉरल अथॉरिटी नहीं बचती, है ना। तो ये तो मैंने उस कुर्सी पे बैठ के ये बोला है, और अब तो रिटायर हुए मुझे इतने साल हो गए, तो मैं ये बोल रहा हूँ। तो कोलिजियम सिस्टम, लेकिन वो फेयर कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए, न कि नॉमिनल एंड नोशनल जो आप देख ही रही हैं कि उसका तो क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं होगी। जी, ये मेरा आखिरी सवाल है कि फिर इलेक्शन कमीशन पे ही ख़त्म करना चाहूँगी कि अगर कुछ ग्रीवेंसेस रह जाते हैं तो उनको किस तरह से, आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक टेबल पर लेकर आइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम और वीवीपैट के बारे में बताइए, बट इसके अलावा भी क्या कुछ किया जा सकता है जिससे हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की पारदर्शिता और निष्पक्षता बरकरार रहे पब्लिक परसेप्शन में? तो कोई इस पर कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ओपननेस होनी चाहिए, इवन हैंडेडनेस, यानी सबके साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए, और प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, और कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि वो करें। तो इसलिए 2024 का इलेक्शन हो कि 29 का हो, या आगे का हो या पीछे का हो, एक्सपेक्टेशन वही है जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई कि भाई कोई अगर शिकायत ला रहा है फ़ौरन उसको एड्रेस करो, दबा के ना बैठ जाओ, और ज़्यादा पब्लिक कोई कंप्लेंट है तो उसको पब्लिकली वाइडली डिसमिनेट करो, और लेकिन फ़ौरन एक्शन करो। और एक्शन ऐसे होने चाहिए क्योंकि दुनिया को दिखते हैं। अगर आप पक्षपात करेंगे और आप चालाक बनने की कोशिश करेगा कोई कि मैं चालाक बनने की कोशिश करूँ कि किसी को पता नहीं लगेगा, लोग अंधे थोड़ी हैं, लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, सब देखते हैं। अच्छा काम करेंगे, सेशन साहब की अगर तारीफ़ करते हैं तो अच्छा काम की ही तो तारीफ़ करते हैं, उन्होंने देखा तो उसकी तारीफ़ होती है। अगर काम में कोताही होगी या पक्षपात होगा, लोग उसको पे उंगली उठाएंगे। हाँ, मुझे जो दुख होता है कि इलेक्शन कमीशन को जो इतना बुरा भला कहना पड़ रहा है, कहा आप जाता तो खुद उसमें मुझे तो ज़्यादा डबल तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने भी तो उस इमारत को बनाने में 2-4 ईंटें लगाई हैं। उसके को अगर ख़तरा होता है एज ए सिटीज़न तो मुझे चोट लगती है, मुझे तो एज ए फॉर्मर सीईसी भी लगती है। उस लिहाज से मुझे तो इलेक्शन कमीशन पे कमेंट करने में बड़ा संकोच होता है। कहना तो मैं इसे 10 गुना चाहूँ सुधार के इंटरेस्ट में और उनके, क्योंकि लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन के साथ जो ये ज्यादती हो जाती है कि 2-4 मोटी मोटी चीज़ें कि जो वो मॉडल कोर्ट के उस नोटिस पे नहीं लिया। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन, सबसे बड़ी मैनेजमेंट इवेंट, 90 देशों के बराबर का इलेक्शन इतनी स्मूथली होता है, इतने पीसफुली होता है, क्रेडिबिलिटी के साथ होता है कि हारने वाला जीतने वाले को नमस्ते करके प्रधानमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सौंपता है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आप देखिए इवन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो बल्कि एक फ़ोटो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ कि जब 2014 में मोदी जी इलेक्शन जीत के एक बुके लेके मनमोहन सिंह जी के घर पे गए और उन दोनों ने बैठ के फिर नोट्स एक्सचेंज किए। ये स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, ये इलेक्शन कमीशन की ही अचीवमेंट है कि क्रेडिबिलिटी। एक और पिक्चर मैं अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ, बल्कि आपको दे दूंगा अगर आप अपनी इसमें डाल सकें, जो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में एज ए क्विज दिखाता हूँ। 2 नेता बैठे हुए आपस में इतने खुश गप्पियाँ कर रहे हैं, इतने हंस रहे हैं, और वही 2 नेता एक गले मिल रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ इनमें से एक हारने वाला है, एक जीतने वाला है, तो इनमें से हमें बताना है, बताओ इनमें से हारने वाला क्यों नहीं। तो ये जैसे कहते हैं ना, एक तस्वीर तो 1000 वर्ड्स के बराबर होती है। ये तस्वीर 1000 वर्ड के बराबर है कि ये हारने वाला भी हंस रहा है और गले मिल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि वो उसको इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस पे पूरा ट्रस्ट है, भरोसा है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ पीछे हो जाती है, ये बैकग्राउंड में चली जाती है, इसकी कोई फिर बात ही नहीं करता। जो इक्का दुक्का कि जी ये मशीन ईवीएम इधर चली गई उधर चली गई। कल मैंने अभी कल ही पढ़ा था, बार पहले पढ़ चुका हूँ, कोई बड़े ज़ोर से बोल रहा था 19 लाख वो मशीनें गायब हैं। अरे भाई 19 लाख मशीनें तो टोटल इलेक्शन में यूज़ होती हैं। इलेक्शन पे इलेक्शन हमने कराए, उसने वो कहता है जी 19 लाख मशीनें गायब हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उसके जवाब नहीं दिया। अब इस किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामों का तो कहे कोई जवाब दे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।